तो चलो अभी आगे कोलिजन से बात करना शुरू करते हैं। देखो कोलिजन जो होता है, कोई भी टाइप का कोलिजन हो उसके अंदर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहेगा। और अगर इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर या पार्शियली इलास्टिक, या देखो इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है और इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर ई की वैल्यू 0 होती है। ई को अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऑफ कोर्स सेपरेशन कैसे भी निकाल सकते हो, v2 माइनस v1 आगे जो था वो तेजी जा रहा था, ये तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो रहा है, बेसिकली ये दूर तेजी जा रहा है और इसको कैसे भी निकाल सकते हो तुम, जरूरी नहीं है कि यही हो। मान लो हमारे पास m1 u1 m2 u2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों का देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास u1 माइनस u2 होगा, जो कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी तो अप्रोच कर पाएंगे। बट अगर इस केस में देखोगे रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ना आएगा रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 तेजी जा रहा था, तो कितने तेजी सब सेपरेट हो रहे हैं वो निकालोगे ना आराम से, समझ में आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। ई की वैल्यू 1 होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 0 होती है। और पार्शियली इलास्टिक, ये प्रैक्टिकल कोलिजन होते हैं। पार्शियली इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, मतलब पार्शियली होते हैं इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, इसकी वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है ना, कुछ भी पॉइंट में हो सकती है। सबके सब में हमारे पास मोमेंटम तो होता है, टोटली कंजर्व रहता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। 1D के अंदर भी हो सकता है जिसको हेड ऑन बोलते हैं, 2D के अंदर भी हो सकता है। 1D के अंदर अगर हो रहा है तो तुमको ये चीज़ मालूम है कि ये चीज़ कॉन्स्टेंट रखनी है v1 जो होगा, और ये तो तुम मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों के अंदर बराबर होता है। m1 u1 इज इक्वल टू m1 u1 m2 u2, मतलब ये इसका मास, इसकी वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो था अगर मान लेते हैं दोनों सेम मास था तो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। एनीवेज हमारे पास v1 जो निकालते हैं ना, तो यहाँ पे u1 होता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और इसके टर्म में लेते हैं m1 माइनस m2 होता है, और ये तो नीचे m1 प्लस m2 इंटू u1, और अगर 2 टाइम्स अब कर लेते हैं हम m2 पे तो 2 टाइम्स m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, दूसरा का लिया, अब हमने पहले का खेल लिया दूसरे के, और ये बहुत सिंपली याद भी हो जाता है, कोई खास बात नहीं। बट हाँ, इसमें सारी की सारी चीज़ विद साइन लेते हैं, चाहे u1 हो गया u2 हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात। और कुछ तो साइन मास से लेना नहीं है, मास कहाँ साइन के अंदर लोगे, है ना, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। ओके सर, आगे हमने बताया कि हमारे पास v2 निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास अगर मान लो, चलो v2 को हम खुद से लिखिए एक बार को, देखते हैं कि हमें कितना आया। कि v2 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो m2 को पहले कंसीडर करेंगे ना, m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू, यहाँ पे v2 था तो यहाँ पे हमारे पास u2 हो जाएगा, प्लस 2m1 अब m2 को खेल लिया था भाई, m1 प्लस m2 इंटू, अब दूसरे का u1 का खेल लिया था तो u1 हो जाएगा, u2 का खेल लिया था तो u1 हो जाएगा, तो यही आएगा ना, ये सिंपल सी बात है, सही है। स्पेशल केस मैंने तुमको बताया कि हमारे पास m1 जो होगा हमारे पास, अगर m1 m2 बराबर हो गया तो वेलोसिटी इंटरचेंज जाती है। अगर रेस्ट पे था, अगर जाके मान लेते हैं एक आइडेंटिकल मास है, दोनों का मास सेम है, और जाके टकराया तो वेलोसिटी इंटरचेंज, दूसरा पहला रेस्ट पे आ जाएगा, दूसरा मूव करने लगेगा। और केस 2 के अंदर अगर मान लेते हैं हमारे पास ये साइकिल है, ये ट्रक है, रुका हुआ था, तो स्टिल ये रेस्ट पे ही रहेगा, और ये अपने वेलोसिटी से जिससे आया था, मतलब 2 टाइम्स चेंज हो जाता है ना, मतलब इसका मोमेंटम देखोगे 2 टाइम्स चेंज हो गया। और इनफेक्ट अगर देखोगे इसका भी वही टाइम होता है, मतलब 2 टाइम्स ही इसके अंदर भी होगा। अगर ट्रक चलता हुआ आ रहा है और ये रेस्ट पे था साइकिल, तो ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये 2 टाइम्स मूव करने लगेगा। इसको डायरेक्टली निकालना चाहते हो ना, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल, और मान लेते हैं दीवार आ रहा है चलते हुए फ्रॉम आफ्टर कोलिजन, तो m1 को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे इसके टर्म में, m1 को, तो m1 को कैंसिल कर लो, माइनस m2, और भाई नीचे m2 तो कट जाएगा, इंटू वेलोसिटी u1 अगर देखेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में 2 था, और -2 बचेगा, माइनस इसका बच गया था, प्लस 2 टाइम्स m2 इसका मास, इसका कंसिडर करेंगे, प्लस m1 प्लस m2 ये भी कट जाएगा, 2 टाइम्स मास था, सॉरी 2 टाइम्स मास, 2 तो इस फॉर्मूले का ही है, 2 कट जाएगा, हमारे पास -1 से आ रहा था, चूंकि पहले आ रहा था -2, ऐसे करके निकालते हैं। ये तो तुमको बता ही दिया मैंने कि हमारे पास जस्ट आफ्टर कोलिजन नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है ना। इसको सिस्टम फिर मान लेते हैं अपन, और इसके अंदर हम पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकालते हैं जब भी टकराता है, ये चीज़ मानो। और यहाँ पे एक बस क्लिक करने वाली चीज़ ये थी कि दोनों ब्लॉक्स जो होगा अगर इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे तभी मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, ठीक है। अब हम बात की कि मान लो हमारे पास अगर 2D के अंदर कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो x में मोमेंटम को कंजर्व करो, y मोमेंटम को कंजर्व करो, x में मोमेंटम कंजर्व करो, y मोमेंटम कंजर्व करो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। x में भी मोमेंटम कंजर्व करो, y में भी मोमेंटम कंजर्व करो, और काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा, ठीक है। और देखो यार, सच में सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जितने भी टेस्ट लगाओ ना रियल नीट सोच के दो, और रियल नीट के अंदर कुछ खास नहीं, बिल्कुल सिंपल ही वही थॉट्स आएंगे, ठीक है ना। जितने थॉट्स आ सकते हैं नीट एग्जाम प्रिपेयर कर लो, और निगेटिव थॉट्स का स्कोप ही मत छोड़ो, जितना ही पढ़ रहे वही काम आएगा। लास्टली तुम सोचो अगर कॉलेज के अंदर भी मैं जा रहा हूँ
यार सब मार्क्स ही पूछेंगे, हर जगह मार्क्स सिलेक्शन हुआ, इतना ज़्यादा मैटर साहब तक को कि भाई उसका सिलेक्शन हो गया, अपने कॉलेज के अंदर भी इसका बहुत अच्छा नंबर लाया, सिलेक्शन हो गया। तो वो बेस्ट मार्क्स से पीछे नहीं भागना है, जो चीज़ें लास्टली नहीं हुई तो छोड़ दो उसको, रिवीजन जरूरी नहीं उसको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जितना हुआ उतने कोई रिवीजन कर लो, और लास्ट टाइम पे रिवीजन का बर्डन छोड़ो ही मत, बस लाइटली देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो भी आता है तो उतना करके रखो, बस देख लिया एक बार को, दोबारा तिबारा 4 बार देखने की जरूरत नहीं है उसको, और ऐसे ही करके रखो, बस हाईलाइटेड चीज़ों को देख लो जो 1 से 2 घंटे के अंदर हो, बाकी टाइम चिल, या बाकी टाइम भी देखो तो बस जो चीज़ें आती है एक बार को बस फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है ना। और एग्जाम में बैठो तो हम चिल माइंड से बैठो देने, और वहाँ बेस्ट परफॉर्म करो। कॉलेज के अंदर भी जा रहे हो, टीचर पूछने जाना ही नहीं पड़ता भाई, तो सच में कुछ क्वेश्चंस को गलत नहीं किया होता तो समझ में आ रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि कुछ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, मतलब बेवकूफ़ी तो बिल्कुल स्कोप नहीं है। एनीवेज हम बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर कर दोगे, और काइनेटिक एनर्जी तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है तो कैसे ही मूव कर रहा होगा। मान लेते हैं दोनों एक्स के अंदर मूव कर रहे थे, बाद में ऐसे टकरा के जाने लगे, तो उनका एक्स के अंदर मोमेंटम तो था, तो m1 u1 प्लस m2 u2 लिया, और इनके अंदर m1 v1 कॉस अल्फा और इसका m2 v2 प्लस कॉस बीटा, दोनों का x में ले लिया। ऐसे ही y के अंदर तो जीरो था, और फाइनली साइन थीटा माइनस क्यों लिया, चूंकि एक ऊपर था एक नीचे था। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल बराबर कैसे करोगे, m1 हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ऐसे ही m1 v1 m2 v2 कर लोगे। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लॉस इसके अंदर डायरेक्ट फार्मूला एक होता है, और वो डायरेक्ट फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर परफेक्टली इलास्टिक हुआ तो कितना लॉस होता है, तो वो होता है फार्मूला डायरेक्टली होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस का हाफ इंटू, यहाँ पे रिड्यूस मास वाला कॉन्सेप्ट है, m1 m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू ये होता है हमारे पास बाहर स्क्वायर है, ये ध्यान देना, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन से, ध्यान दोगे तो, कि यहाँ पे जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का होल स्क्वायर होता है। अगर मान लेते हैं कि एक रेस्ट पे था तो एक जीरो हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी लॉस परफेक्ट इलास्टिक के अंदर जो होता है। अच्छा, ये जो हमने v1 v2 का जो फॉर्मूला देखा है, यहाँ पे ई कहाँ लगाते हैं ये भी जान लो तुम, यहाँ पे m2 के पहले ई लगाते हैं, और u प्लस u+1 होता है, तो उनका 1 1 2 हो गया, 1 था वहाँ पे, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, 1 से मल्टीपल करें m2 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे ई लगा रहे होते हैं, e+1 होता है। और काइनेटिक एनर्जी लॉस में अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं। पहले से जो अच्छे प्रिपेयर करके जाओगे वही एग्जाम में लेके जा पाओगे, और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में परफॉर्म करके आना, ठीक है ना। सारी मेहनत का मतलब यही है, और सब बहुत ईजिली कर लेते हैं इस चीज़ को, और कोई मतलब नहीं है, बहुत चिल माइंड से भी करोगे आराम से हो जाएगा, बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है ये। ओके सर, तो यहाँ पे मैंने तुमको बताया काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो लॉस होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, और बहुत सिंपल चीज़ है यार, सब अच्छा कर लेते हैं। सोच MBBS के अंदर जाके भी कई लोग ड्रॉप लेते हैं फिर भी, और तुमको मालूम होता है कि हमने कर लिया है, सारी चीज़ें कितनी आसान है, और दोबारा हम नीट निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही निकलता है भाई, इतना ही सिंपल है बस। एनीवेज, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो लॉस होता है परफेक्टली अगर इन इलास्टिक है, तो मैंने तुमको बता दिया यहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास बेसिकली यही फॉर्मूला टोटली रिटेन हो जाएगा अपने पास, स्क्वायर बाहर होता है, मैंने तुमको ये चीज़ बताया, ध्यान देना, ठीक है ना। ओके सर, ये हेड ऑन कोलिजन के अंदर था, कि हमारे पास ये लेते हैं। ओके ओके सर, हेड ऑन कोलिजन है, ई की कुछ वैल्यू है, ठीक है, और देखोगे अगर ई की वैल्यू 1 ही डाल दिया परफेक्टली, अगर इलास्टिक रहा तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस ही नहीं होता उसके अंदर, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है सर। हम बात करते हैं हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे बस दो चीज़ें करोगे, एक तो हमारे पास मोमेंटम, सॉरी दो चीज़ें नहीं, यहाँ पे बस एक ही चीज़ करनी है कि बस मोमेंटम को कंजर्व करना है, और तो कुछ यहाँ पे लगेगा ही नहीं। यहाँ पे दोनों जा रहे थे, m1 था u1 मास u1 वेलोसिटी जा रहा था, m2 था u2 वेलोसिटी जा रहा था, दोनों का मास कॉमन हो गया, जुड़ गए आपस में, और वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी जाने लगे, तो इसका वैसे ही वेलोसिटी निकाल दोगे, तो ये मोमेंटम इसका मोमेंटम इंटू कॉमन वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, अगर ऐसे जाके टकरा के कॉमन वेलोसिटी जान लेंगे तो इसका मोमेंटम एक्स के अंदर और मोमेंटम वाई के अंदर कंजर्व कर लो। एक्स के अंदर कैसे करोगे, मास इंटू वेलोसिटी, और एक्स के अंदर इसका वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो इसका जीरो हो जाएगा। फाइनल की जो वेलोसिटी आ रही है एक्स के अंदर आ रही है कुछ ना कुछ, तो मास हो गया उसका टोटल का, और इंटू म्यू एक्स, तो म्यू एक्स हमारे पास आ गया कितना हो गया। ऐसे ही हमारे पास म्यू वाई भी निकाल लेंगे कि मोमेंटम जो था वाई के अंदर ये वाला था, और टोटल वाई होगा हमारे पास म्यू वाई भी निकाल लेंगे, और दोनों का हमारा वेलोसिटी रिजल्ट निकाल लेंगे। ये मैंने तुमको बताया यही कि जाके टकराया तो यहाँ पे मोमेंटम को इक्वल कर लो हमारे पास कि एम यू इक्वल टू m1 प्लस m, दोनों को हमने सिस्टम माना ना, तो पहले तो इसी के पास मोमेंटम था, इसके पास तो था ही नहीं ना, तो कर लिया हमने। और हमारे पास अब कितना हाइट जाएगा इसको तुम निकाल लोगे, इसका मिनटोज भी होता है, देख लोगे, काम उतना नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कैसे खेलते हैं, पीछे भी है क्या कुछ यहाँ पे, ऐसा वो तो मैंने तुमको बता ही दिया। देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पे तो बस दो चीज़ें करनी होती है कि ई की वैल्यू तुमको मालूम है क्या होता है,
और या तो ई की वैल्यू तुमको मालूम है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, काम बन जाएगा अपना। या तो ये वाला चीज़ भी तुमको मालूम ही है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, और मोमेंटम जो होता है इक्वल कर लेना है। अब देखो कोई बॉडी जो है, कोई भी सॉरी बॉल आया और नीचे आके टकराने के बाद रीबाउंड किया, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी √2gh होगी क्या, और अगला कितना हाइट तक जाएगा, तो हाइट h में जो होता है हमारे पास e की पावर 2n h होता है हमारे पास, h डैश कितने हाइट तक जाएगा, और वेलोसिटी जो होती है हमारे पास e की पावर डायरेक्टली n इंटू √2gh होती है। कोई खास बात नहीं है इसमें तो, ठीक है ना, e की पावर n इंटू √2gh होती है। nth वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे nth वाल डालते हैं, और nth हाइट जो होगा वो होगा 2 की पावर n इंटू, ठीक है ना, हाइट में, और e की पावर तुमको बता दिया, और वही चीज़ बताई मैंने, कोई खास बात नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे बात करते हैं आप रोटेशनल मोशन के अंदर। देखो टॉर्क जो होता है ना r क्रॉस f होता है, और ये एक्सियल वेक्टर है, बिल्कुल सही बात है, एक्सियल वेक्टर है, और यहाँ पे r या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे ही तुमको आगे बताऊंगा मैं एंगुलर मोमेंटम के अंदर। तो एंगुलर मोमेंटम तो मैंने तुमको कुछ लाइन बोल के खत्म कर देना है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, चलो आते हैं ना उस पर, आते हैं आराम से। पहले इसको देखो कि हमारे पास r जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर टू f होता है, या तो f को परपेंडिकुलर टू r ले लो, r f साइन थीटा ही बोल सकते हैं। अगर क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव लेते हैं, कन्वेंशन है ये, मतलब एंटी क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव लेते हैं, अप ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉक वाइज है तो निगेटिव लेते हैं। और तुम मालूम भी है क्लॉक वाइज यानी ऐसे, और ऐसे कोई ग्राफ होता है, मान लेते हैं ये ग्राफ है, अगर नीचे जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, और ऊपर को ही तो पॉजिटिव बोलते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर साइन ओमेगा टी था ये, तो साइन ओमेगा टी अगर था ये, तो इससे अगर मान लेते हैं फाई एंगल ऊपर जाते हैं तो प्लस फाई बोलते हैं, अगर नीचे जा रहे हो तो ही फाई एंगल तो माइनस फाई बोलते हैं ना। अरे यार आता है नहीं आता। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर नेट फोर्स तो जीरो कर ही दो, और वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट से अगर मान लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो उसका मतलब ये भी होता है कि अब नेट फोर्स तो जीरो होगा ही, और एक्सेलरेशन जीरो हो, सब नेट फोर्स जीरो हुआ तो हो ही जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे किस, और एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम बताओ मेरे को, ये ऐसा रखा हुआ है यहाँ बैलेंस किया हुआ है, यहाँ पे बताओ मेरे को, यहाँ पे धागा लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे कुछ मास रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मास रखा हुआ है, तो बैलेंस हो रहा है, तो टॉर्क वगैरह कुछ निकालने का बोल रहा है। यहाँ पे पुटर लेंथ हुई है, तो तुम ऐसे ही बस करो कि इसका टॉर्क निकालने के लिए ले लो, इसका जो होता है टॉर्क, दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लग रहा होगा r क्रॉस f, r होगा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे टोटल अगर मान लेते हैं 5 मीटर था, बीच में रखा हुआ है 2/5 हो गया, मान लेते हैं 6 था तो 3 मीटर होगा, तो 3 इंटू यहाँ पे जो मास रखा होगा मान लेते हैं 3 kg का रखा होगा, और इसका तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर, इसका लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 इंटू जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू इसका जो मास रहा, मास इंटू उसका डिस्टेंस है ना, मास इंटू उसका डिस्टेंस करके यहाँ पे निकाल लोगे, जो भी एक चीज़ निकालनी होगी, है ना। कोई खास बात है क्या? अच्छा कहाँ पे इसको बैलेंस करें, तो एक को x मान लोगे, है ना, कि 6 माइनस एक्स और इज इक्वल टू, मान लो इसको ही x मान लो ना, तो x और 6 माइनस एक्स इसको कर लो, x निकाल लोगे। अरे यार समझ में आ रहा है, कितना सिंपल सी चीज़ है, ठीक है सर। बाकी वही मैंने तुम बता दिया अबाउट एनी पॉइंट टॉर्क को जीरो कर सकते हैं अपने फायदे के हिसाब से। देखो अगर ये जीरो है तो हमारे पास अल्फा जीरो होगा, और ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, ऊपर वाला ही केस है। और यहाँ पे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये तुमको मालूम है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को बराबर करता है, ऐसे ही तुमको मालूम होना चाहिए कि एस इक्वल टू आर थीटा होता है, बी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ए इक्वल टू आर अल्फा होता है। बट अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। अगर मैं तुमको इसको ग्रीन से हाईलाइट कर दूँ तो तुमको अच्छा भी लगेगा, तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा, ध्यान रखना भाई, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है। मैं तुमको ये वाली चीज़ें तो बता ही दी कि यहाँ पे ml स्क्वायर 12 होता है, 3 होता है, और रिंग के लिए जो होता है हमारे पास क्या होता है, मैंने तुमको देखो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का mr स्क्वायर फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लेते जाओ, मास जो भी होगा। अच्छा रेडियस ऑफ गायरेशन बोले तो m के स्क्वायर के बराबर कर लोगे क्या उन सारे के सारे चीज़ों को, और कि वहाँ पे रेडियस वगैरह अरे जितना भी होगा, मान लेते हैं किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आया है, अब उसी मास को किस में मूव करते हैं, तो m, मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो भी आया उसको m के स्क्वायर के बराबर कर लो, उसी मास को किस रेडियस पे घुमाते हैं, है ना, तो वो हो जाता है ना कि मान लेते हैं यहाँ पे बस इमेजिनरी, यहाँ पे कहाँ पे, तो उसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अरे कोई खास बात है क्या? नहीं सर। और इस पे आते हैं तो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, डिस्क होता है तो mr स्क्वायर बाई 2 था, अरे रिंग का बोल रहा है, अगर मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट तो ये होगा, ऐसे ही डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट तो ये होगा, सॉलिड का मैंने तुमको बता, नीचे बड़ा होता है, हॉलो का ये होता है, मैंने तुमको पैरेलल एक्सिस बता दिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बता दिया। और तुमको ये वाली चीज़ तो मालूम ही होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ भी है कि हमारे पास जो होता है एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा बोल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के लिए, एक्सेलरेशन के लिए अल्फा, और टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। और इस पर इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे देखो कि इसको ड्रॉप किया तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला तो रट ही सकते हो, बट आया कहाँ से वो भी देख सकते हो आप, कि यहाँ पे हमारे पास जो होगा आर क्रॉस एफ लगाएंगे, तो यहाँ पे आर जो मतलब यहाँ पे चलो मास जो एम जी लग रहा होगा, और यहाँ पे आर जो होगा एल बाई 2 साइन थीटा हम ले लेंगे, 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर लेंथ ले लिया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका किस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, इसके अबाउट, तो ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 3/2 GL
कॉस थीटा आ जाता है, 3/2 GL कॉस थीटा। तो जहाँ पे भी होगा वहाँ पे अल्फा डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, यहाँ पे होता है टॉर्क डॉट डी थीटा। और यहाँ पे अगर देखोगे हमारे पास मतलब मोमेंटम जो होता है इंस्टेंटेनियस जो होता है एफ डॉट बी होता है, और यहाँ पे देखोगे हमारे पास वो टॉर्क डॉट ओमेगा हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे कॉस थीटा बोल सकते हो, कॉस थीटा बोल सकते हो। और हाँ यार मोमेंटम बिल्कुल कॉस थीटा बोल सकते हो। इंस्टेंटेनियस जो होता है मोमेंटम नहीं है, वेरी सॉरी, पावर है, पावर ही तो ये होता है, आई एम वेरी सॉरी, पावर ये होता है। वर्क जो होता है ये वाला फार्मूला लगाते हैं ऑफकोर्स वर्क के लिए, कोई खास बात नहीं है। और हमारे पास इसके लिए ये बोल सकते हैं, और इसके अंदर भी वेट वाला थ्योरम लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। और मोमेंटम ये है तो एंगुलर मोमेंटम ये होता है आर क्रॉस पी एम बी आर साइन थीटा। और इसके अंदर जो होता है ना वेलोसिटी का डायरेक्शन को ही अपन मोमेंटम का डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर आएंगे अपन एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, तो ये जो होता है सिंपल तरीके से अगर कोई भी पॉइंट के अबाउट देखोगे ना एंगुलर मोमेंटम, कोई भी अगर लाइन ऑफ मोशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका अबाउट दैट पॉइंट एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा। अगर कोई बॉडी मतलब किसी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उसकी बात की उसी लाइन पे अगर निकालोगे एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, और किसी दूसरे पॉइंट का आउट कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, चूंकि आर कांस्टेंट हो गया। देखो जैसे मूव कर रहा था तो इसके अंदर ऐसे ही मान लेते हैं मूव करता जा रहा, तो यहाँ से आर ये कांस्टेंट आ गया या नहीं आ गया, तो वही चीज़ मैंने तुमको बोली बस। तो ये डिपेंड करता है रेफरेंस के ऊपर, और एक्सियल वेक्टर होता है और आर क्रॉस पी होता है। ये मतलब गलती करना कि पी क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस पी होता है, आर क्रॉस पी होता है। यहाँ पे देखो ओमेगा क्रॉस आर था, ये ओमेगा क्रॉस आर था, ये यहाँ पे ये आर क्रॉस पी होता है। टॉर्क के अंदर सर क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। मतलब बस यहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है, बाकी नॉर्मली डिफॉल्ट जो होता है वो आर क्रॉस ही होता है, आर क्रॉस पी ही होता है, आर क्रॉस पी ही होता है, आर क्रॉस एम भी बोल सकते हैं। और प्योर ट्रांसलेशन मोशन है तो हम ये वाला यूज करते हैं। अगर प्योर रोटेशन मोशन है तो आई ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेते हैं, वही हमारे पास एम भी या एम भी आर वाला वही चीज़ है, कोई खास बात नहीं है। और अगर मान लेते हैं साइन जीरो है, अगर रोटेशनल मोशन के अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर घूमना है तो साइन थीटा जो होगा वो 90 हो जाएगा, और 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। और यहाँ पे वही सारी चीज़ें बोली हुई है, यहाँ पे बस वही बोलने की कोशिश की गई थी कि कैसे चेंज होता है, कैसे वेरिएबल होता है, रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है। रेफरेंस के ऊपर हमने देखा तो इस लाइन के लॉन्ग तो जो होगा हमारे पास वेलोसिटी आएगी तो इसका जीरो होगा, ये परपेंडिकुलर लेंथ लो, यहाँ पे ये आर परपेंडिकुलर ले सकते हो। और यहाँ फोर जो होता है वो डी पी बाई डी टी होता है, यहाँ पे टॉर्क जो होता है वो डी एल बाई डी टी होता है, कोई खास बात नहीं। प्योर रोटेशन मोशन के अंदर मैंने तुमको बता दिया, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, वही वाली चीज़ कि सेम पॉइंट के ऊपर अगर लाइन ऑफ मोशन तो उसके ऊपर अगर सेम पॉइंट के ऊपर इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है, कहीं और पॉइंट है तो नॉन जीरो एंड कॉन्स्टेंट होता है, इसके अबाउट नॉन जीरो है एंड कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, नॉन जीरो है एंड कॉन्स्टेंट है, नॉन जीरो है एंड कॉन्स्टेंट है, जीरो जीरो। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है, देखोगे हमारे पास डायरेक्टली तुम मतलब ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं और ये उसकी वेलोसिटी हो गई, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए ना। मतलब या तो यहाँ पे देखो ना, लिख तो दिया यहाँ पे, या तो आर मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी की, या वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर होना चाहिए, लिखा तो है ही यार ऊपर। अब देखो प्रोजेक्टाइल जो है अगर उसको फेंका हमने और प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट पे कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, तो हमने ये ले लिया, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी यही तो होगा ना, और मास जो होगा उसको मल्टीप्लाई करो तो m इंटू आर वाई इंटू वेलोसिटी जो होगी, एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया। आर वाई हमको मालूम है क्या होगी, तो आर वाई नहीं, यहाँ पे म्यू कॉन्स्टेंट ले आर वाई की यहाँ पे वैल्यू लिख दी, कोई खास बात नहीं है, वही म्यू स्क्वायर मतलब म्यू स्क्वायर बाई 2g वही होता है ना मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, तो ऐसे करके हमने निकाल दिया। और ये जो होता है वर्टिकल हाइट होता है, अरे कोई खास बात है क्या, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आई ओमेगा होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे अगर बोला हुआ है ओमेगा कांस्टेंट है तो आई के लिनियरली प्रोपोर्शनल हो गया, बट अगर हमें बोल रहा है एल कांस्टेंट है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का बना रहा है, आई एम वेरी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी जो होगा ऐसे बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो आई ओमेगा स्क्वायर, तो पहले भी हमने तुमको बताया था। और यहाँ पे ही आगे अगर तुम देखोगे हमारे पास, तो यहाँ पे तुम एल स्क्वायर बाई 2i भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, कैसे बोल सकते हो, पी स्क्वायर वही होता है यार, यहाँ बगल में लिख ही दिया पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी आई, अब देखोगे हाइपरबोलिक है, और आई और ओमेगा का अगर देखोगे हमारे पास सॉरी काइनेटिक एनर्जी और आई का ग्राफ बनाओगे, ओमेगा अगर कांस्टेंट को रख दिया तो ऐसा होगा। अरे सिंपल सी बात है यार, यही काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी हमने ग्राफ देखे हुए हैं। कंजर्वेशन के लिए मैंने तुमको बताया कि अगर मान लेते हैं अगर हमारे पास सेम, देखो यार जल्दी जल्दी करते हैं प्लीज, ठीक है ना। तो देखो अगर सेम रेडियस के ऊपर मूव करता है ना,
ठीक है। सेम अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम किया और जितने सेंटर ऑफ मास के पास आता है ऑब्जेक्ट, उसके सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती है तो उसका जो होगा आई कम होगा। अगर आई कम होगा ना तो ओमेगा बढ़ेगा, फिर उसका समझ में आ रहा है, ओमेगा बढ़ेगा फिर उसका। तो यही चीज बोला हुआ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 ऐसे ही करके इक्वल कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। टॉर्क जीरो होता है देन हमारे पास ये जो होगा जीरो होगा, तो हमारा चेंज जीरो होगा, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तुमको मालूम है सिंपल, अगर एक कॉइन के ऊपर दूसरे कॉइन को रख दे, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो। अगर मतलब ऐसे ही होता है यार, अगर कोई बच्चा मान लेते हैं पहले यहाँ पे खड़ा था, वॉक करके वहाँ पे चला गया मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो भी एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व करोगे। दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम ही चीज़ें कंजर्व कर रहे होते हैं, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है उसमें, कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे अपन मूव करते हैं तो हमारे पास आगे अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, आगे हम देखा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसके अंदर मतलब ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। एंगुलर मोमेंटम जो होगा फिर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, अगर टॉर्क जीरो है तो इसका चेंज जो होगा जीरो हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा, आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आई को बढ़ाएंगे, अगर दूर करेंगे तो ओमेगा कम होगा। फिर तुम मालूम है हाथ पसारते हो चेयर पे बैठे हुए तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। अगर हाथ पसारते हो बैठे हुए तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो ओमेगा कम हो जाएगा। तुमको मालूम है धीरे घूमने लगते हो तुम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और कम किया, हाथ सुकड़ाओगे तो तेज घूमने लगोगे, ठीक है ना। और ये तुमको मालूम भी है डिस्क के ऊपर डिस्क रखा तो हमारे पास, अच्छा इसके अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होता है वो डायरेक्टली तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। वैसे ही जो यहाँ पे लॉस होता है, अच्छा इसी लॉस को तुम जाके वहाँ पे कैपेसिटर्स के अंदर भी पढ़ते हो कि वहाँ पे जो लॉस होता है, और यहाँ पे रिलेटिव का होल स्क्वायर बाहर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रिलेटिव का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब बेसिकली रिलेटिव जो भी आता है उसका होल स्क्वायर बाहर लेते हैं, ऐसे लिख लोगे तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और एक चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ कि उसके अंदर देखो लॉस मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे थे तो लॉस वहाँ मैक्सिमम नहीं होगा। अपोजिट में मूव कर रहे थे तो यहाँ पे रिलेटिव को फिर जोड़ेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे थे तो, अगर सेम डायरेक्शन का मूव कर रहे तो घटाएंगे, फिर छोटी आएगी, लॉस उतना ज़्यादा नहीं होगा। और लॉस वही है मास का जैसे ले रहे थे ना काइनेटिक एनर्जी लॉस कोलिजन के अंदर रिलेटिव का होल स्क्वायर, वैसे ही तो है यार यहाँ पे भी, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ओमेगा रिलेटिव नहीं था, यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेटिव था, ठीक है ना, वेलोसिटी रिलेटिव था, ओके। एनीवेज आगे अपन मूव करते हैं, हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन इन दोनों के बीच में हो गया ना, चूंकि दोनों चिपक गए तो लॉस कितना हुआ, इनइलास्टिक का कोलिजन का लॉस ही हमने देखा है यहाँ पे भी। टॉपलिंग के अंदर क्या होता है ना, देखो टॉपलिंग के अंदर नॉर्मल जो है एक पॉइंट पे कॉर्नर पे इक्वल कर लेते हो, और यहाँ पे जो ऊपर लगेगा फोर्स जो होगा नॉर्मल का वो भी उससे ही पास करेगा, फ्रिक्शन उससे ही पास करेगा, तो दोनों जीरो हो गया। यानी बेसिकली हमें यहाँ पे टॉर्क इन दोनों का बराबर करना होगा, जो फोर्स लगा रहे होंगे इस कॉर्नर पे यहाँ पे बांध के, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशन का लग रहा होगा, चूंकि यहाँ पे नॉर्मल और फ्रिक्शन तो उससे पास करने लगे, देख रहे हो, और म्यू सफिशियंट टू अवॉइड स्लिपिंग यहाँ पे था। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फोर्स इनटू इसका जो होगा यहाँ पे ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका लेंथ ये रहा होगा, इसका टॉर्क फोर्स का टॉर्क क्या लगेगा, ये लगेगा इनटू यहाँ पे ये L/2 पे ही लग रहा है ना, तो इसका L/2 और दोनों को बराबर करके हम निकाल लेंगे कितना फोर्स हो, ताकि ये अबाउट टू टॉपल कंडीशन में हो। कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा आगे बात करते हैं ग्रेविटेशन, कोई खास बात नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं ग्रेविटेशन। वो ग्रेविटेशन बहुत ही मक्खन ही चैप्टर है। देखो ग्रेविटेशन के अंदर तुम मालूम जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 होता है, और इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। और सेंट्रल फोर्स होता है तुमको मालूम है। अच्छा न्यूक्लियर फोर्सेज जो होते हैं उनके बारे में तुम बता सकते हो कुछ कुछ चीज़ें कि वो भी मतलब उसके सेंट्रल होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं, नहीं वो लॉन्ग रेंज नहीं होते, सेंट्रल नहीं होते हैं, वीकेस्ट फोर्स नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं नेचर के अंदर, वो क्या एप्लीकेबल होते हैं, नहीं 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 नहीं, उनके अंदर जो होता है ना उनके अंदर ये वाली चीज़ें आ जाती हैं कि वो मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत 10⁻15 के रेंज में ही लगते हैं, वो 10⁻15 के रेंज में ही लगते हैं वो। और उनके बारे में और कुछ खास चीज़ें होती हैं उनके बारे में कि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, और मतलब देखो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो वीक वाला और पास आ गया तो रिपल्सन वाला लगने लगता है, बट स्ट्रॉन्ग जो होता है 10⁻15 के बीच में ही लगता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो सेम ही लगेगा, क्वेश्चन आया हुआ था। और अगर पूछे नेट फोर्स के टर्म में तो फिर प्रोटॉन के बीच में कम हो जाएगा देन न्यूट्रॉन, समझ में भी आता है। और ये तो बहुत वीक होता है भाई, मतलब ग्रेविटेशन बहुत वीक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन में, तो 10⁻39 टाइम्स कम होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन की हम बात करें ना, सेंट्रल फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, कितना भी दूर हो, और मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, ये भी तुम मालूम होना चाहिए, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है।
ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है, कहीं पे भी डाल दो। ऑलवेज एट्रैक्टिव ही होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर के अंदर। एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस, न्यूटन ने जो दिया था इसी के लिए दिया ही था, पॉइंट मासेस स्पिरिचुअल बॉडी के लिए। मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। एंड रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स, रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स मेडिएटेड बाई ग्रेविटॉन, और वो जो होते हैं बोजॉन के द्वारा किससे किससे होते हैं, आराम से वहाँ पे रिवीजन कर लो। एंड फॉर्म करते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर को, ठीक है ना, फॉर्म करते हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर को, ये फॉर्म करते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, कहाँ पे भी तुमको निकालना है जहाँ पे उसका नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट हमारे पास ये भी देखते हैं, हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी भी जीरो हो जाए, ये आता है r/√n+1। वही अगर देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर अपोजिट चार्ज होते हैं और सेम चार्ज होते हैं तो यहाँ पे प्लस आता है। रिपल्सन सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अपोजिट चार्ज होते हैं तो प्लस आता है। और दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे अट्रैक्टिव है तो अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्शन बनेगा ना, देख लेते हैं ना। वाई टू लीव कन्फ्यूजन एंड वी हैव द थिंग, वी हैव द थिंग, वी हैव द थिंग। ये देखो यार कि हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर देखोगे हमारे पास यहाँ पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो यहाँ पे अगर पहले एंड दूसरे केस में जो चेंज हो रहा है वो एक्सप्रेस करके आंसर निकालना आसान हो जाता है। तो तुमको जब भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आया ना, देखो दोनों केस में क्या चेंजेस है भाई, उसी का गेम है। पेपर देने सबके सामने टफ क्वेश्चन आया हुआ है, सब वही पेपर लेके बैठे हुए हैं, सबने वही एलियन के टेस्ट लगाए हुए हैं। तो द थिंग इज वो जीतेगा ना जो भाई, मेरे को ऑफकोर्स SRG ये हो उन लोग से मतलब कंपटीशन नहीं कर, बट हाँ उनसे भी आ गया सब। कोई भाई लिमिट नहीं होता है, कोई नहीं। इनफैक्ट जो होता है ना टॉपर, वो लोग भी डाउट के अंदर होते हैं। तो इट्स अबाउट कि तुम बेस्ट परफॉर्म करके आ जाओ। बेस्ट परफॉर्म करके क्या होता है कि दूसरे कंफ्यूज कैसे, मतलब ये उनको पास यही टाइम मिला हुआ, तुमको बस सोचना है अप्रोच सॉल्यूशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स जीरो जो होगा कहाँ पे होगा, तो मैंने तुमको बताया x = r टोटल लेंथ बाई रूट इंटू n+1 होता है, प्लस माइनस 1 होता है। अगर लाइक चार्जेज होते हैं तो प्लस होता है, और अनलाइक चार्जेज होते हैं तो माइनस होता है। आई एम वेरी सॉरी, मैं गलत था, ऐसे याद रखोगे कि लाइक चार्ज होते हैं तो प्लस होता है, अनलाइक चार्ज माइनस होता है। और n जो होता है बड़ा भाई छोटा, ऑफकोर्स सर कितना टाइम्स में बड़ा है, अगर ये हमारे पास 3m था वो 9m है तो 2 टाइम्स या 3 टाइम बड़ा है तो 3 लेते हैं। तो बड़ा भाई छोटा ले लेते हैं, तो छोटे वाले से कितना टाइम्स बड़ा है वो आगे यही देखते हैं। अगर Q है 9Q है तो हम देखते हैं 9 आ जाएगा डायरेक्टली ना। अरे यार कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने तुमको बता दी। और n टाइम्स अगर ये बड़ा था, देखना m और nm, तो n टाइम्स बड़ा था। अच्छा जो होता है कितने पोटेंशियल एनर्जी के पेयर बनते हैं, तो उसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास n इंटू याद होना चाहिए तुमको, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n बाई 1 माइनस n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। डायरेक्टली याद रखो कितने पेयर बनेंगे। ऑल्दो एग्जाम के अंदर इतना टाइम मिलता नहीं है निकालने का, अब एग्जाम अप्रोच से ही करो भाई। लास्टली बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है अपने को, हर चीज़ नहीं समझ पाते हो। तो एग्जाम जनवरी से ही तुम स्टार्ट कर दो डेली टेस्ट देना भाई, वो दे रहे थे। ऑल्दो मतलब बेकार ही परफॉर्म किया मेरे से, बट तुमको प्रिपरेशन इतनी हो जाएगी ना, तुम बेस्ट को नहीं प्रिपेयर करके जा सकते हो, वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करके जरूर आ सकते हो। तो देखो उस माइंडसेट के साथ जाना है और आराम से हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। बस अच्छे से प्रिपेयर करो एंड अच्छे से देके आ जाओ पेपर, कुछ खास बात नहीं है। तो n इंटू n माइनस 1/2 होता है, कितने नंबर ऑफ टोटल पेयर बनते हैं ये मैंने तुमको बता दिया। r इंटू n+1 होता है। सुपर पोजिशन की टोटल कितना, मतलब सुपर पोजिशन मतलब होता है सिंपल तरीके से दो चीज़ें होती हैं सुपर पोजिशन का मतलब, कि नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वेक्टर फोर्स, और एक जो होता है दूसरे से डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे टोटल फोर्स बाकियों के वजह से लग रहे हैं कितना, उसका नेट डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन इट, उसका नेट फोर्स जो होता है निकालने के लिए वेक्टर सम ले लेते हैं सबका, और एक जो लगा रहा है दूसरा उससे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। सिमेट्रिकल अगर है तो बीच में हमारे पास देखेंगे हमारे पास नेट फोर्स जीरो हो जाएगा जो कि सब सिमेट्री में है। और अगर हमारे पास हेक्सागोन होता है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच में बना रहे होते हैं, तो बताया भी है यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे अगर एक मास नहीं है तो प्लस माइनस मास मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एक मास रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स जो होगा किधर लगेगा, तो पॉजिटिव होता है तो जीरो होता, माइनस है तो अवे लगेगा, अवे उधर ही लगेगा। और तुमको मालूम है उधर ही नेट मास है तो उधर ही लगेगा, और कितना लगेगा वो देख लोगे आराम से। मान लेते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। और यार बेसिकली चलो ठीक है क्विकली करते हैं। अगर मान लेते हैं अंदर की तरफ पूछ रहा है तो यहाँ पे बस डेंसिटी का खेल खेलते हैं। डेंसिटी तो पूरा सेम है ना, और ऐसे सच में क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं तुरंत कड़क कड़क लगाओ निकालो आंसर। मास m0 जो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगी, और इसका वॉल्यूम जो है 4/3πr³ है। तो मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमने पहले निकाल लिया मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने देख लिया डाल दिया डायरेक्टली 4/3πr³। और यहाँ पे m इसका मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमको मालूम था, इनका वॉल्यूम हमने निकाला 4/3 स्मॉल πr³ 4/3π कट जाएगा, तो ये आ गया। और यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि इन सब के केस में हम यहाँ पे ऊपर वेरिएबल वाला लेते हैं, और ऊपर डायरेक्टली वेरिएबल होना भी चाहिए था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। वेरिएबल वाला कहाँ नहीं लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं लेते हैं, तुमको बताया तो था मैंने, वहाँ पे नहीं लेते हैं वेरिएबल वाला, ठीक है ना। और तुम डाइपोल वाले जो केसेस होते हैं उसको एकदम कंठस्थ याद कर जाओगे, डाइपोल वाले जो केसेस होते हैं कंठस्थ याद कर जाओगे। उसके ऊपर ऑल्दो हम आगे जाके आएंगे भी। तो ये कट गया, और हमारे पास अब फोर्स जो होगा हमने इसका मास निकाल लिया, तो Gm
कैपिटल एम और सॉरी स्मॉल एम की वैल्यू हम डाल दी कैपिटल एम आर क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल एम नॉट और इसको काट दिया, तो हमने देखा ऊपर लास्टली जो आया आर क्यू और नीचे आर स्क्वायर था, तो आर क्यू तो इस वाले मास का था ना, तो कट के हमारे पास ये आ गया। बट बेसिकली ये इनवर्सली या डायरेक्टली पोर्शनल आर, बाकी सब कांस्टेंट इसके अंदर देखोगे तो इसके डायरेक्टली पोर्शनल टू आर आ गया। और अगर इस केस में तुमको बोले कि फोर्स कितना होता है, तो तुमको मालूम है डायरेक्टली ये वाला लेंथ, वही बड़ा वाला लेंथ लेते हैं, क्लोजेस्ट वही फार्देस्ट लेते हैं। चेंज निकालने को बोले अगर परसेंटेज चेंज फोर्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज आ गया भाई, इनिशियल इंटू 100 कर लेते हैं, यही तो होता ही है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100 जो होता है, यही परसेंटेज चेंज इन फोर्स होता है। अरे कोई खास बात है क्या, तू खुद बताना मेरे को, कोई खास बात है नहीं सर, कितना बेसिक सी बात है, यही तो चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मास अगर इक्वल होते हैं तो मैक्सिमम फोर्स के बीच में बांटते हैं, इंटेंसिटी जो होती है फोर्स पर यूनिट मास हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी इंटेंसिटी होती है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर ही होता है, यूनिट सेम एज एक्सेलरेशन होता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल टू फोर्स होता है, डायरेक्शन पैरेलल टू फोर्स ही होगा, ऑफकोर्स फोर्स इधर लग रहा है तो इसकी भी यही होगी। इंटेंसिटी मतलब वहाँ पे यूनिट मास रखा तो किधर फोर्स लगेगा, है ना, बेसिक सी बात है, वहाँ पे यूनिट मास रखा, यूनिट चार्ज रखा तो कितना फोर्स लगेगा वही होता है। और फोर्स वहाँ पे क्यू बाई ई से निकालते भी इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर, यहाँ पे भी निकालने का वही टोटल लेंथ बाई रूट अंडर n+1 ले लेते हैं। पॉइंट मास जो होता है देखो इसको इतनी बार रिवीजन कर लो, डेली पलटो और अच्छे से रिवीजन करो, है ना, मजा आ जाएगा, रिपीटेशन इज मैजिकल थिंग। पॉइंट मास जो होता है I इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आगे हम बात करते हैं पॉइंट मास के बारे में। देखो पॉइंट मास बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, पॉइंट मास है, अगर इंटेंसिटी देखना चाहते हैं अंदर सेल थ्योरम के अकॉर्डिंग मास कोई भी नहीं आ रहा है, अंदर जीरो हो जाएगा, बाहर देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, सर्फेस पे भी आर स्क्वायर कर लेते हैं, सॉलिड है तो बाहर और सर्फेस पे तो वही हो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, माइनस क्यों ले रहा है, चूंकि डायरेक्शन को बता रहा है, अंदर जा रहा है ना। यहाँ पे भी देखोगे अगर इसके अंदर भी निकालते हैं तो ये सब माइनस क्यों आ रहा है, चूंकि अट्रैक्टिव है, इनफेक्ट तुम देखोगे उसके अंदर भी ये स्केलर होता है, और अगर अपोजिट चार्जेज होते हैं तो निगेटिव ही आता है, निगेटिव इसलिए आता है क्योंकि वो अट्रैक्शन को शो करता है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। अगर इक्वल चार्ज है, सॉरी अगर हमारे पास सेम या सिमिलर चार्ज है, मतलब लाइक चार्जेज हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव निगेटिव उसके अंदर जोड़ के निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आगे अगर यहाँ पे देखोगे तुम सॉलिड स्फीयर है तो आउटसाइड, देखो रिवीजन करने का सबसे एफिशिएंट तरीका यही है कि मैं ढंग से रिवीजन तो करा रहा हूँ, हर एक लाइन रीड करने की जगह तुमको ढंग से चीज़ों को बता दूँ, अगर तुम रिवीजन करो इन नोट्स को तो तुमको मजा आ जाए फिर, है ना। तो अगर इनसाइड देखते हैं ना हमारे पास, तो यहाँ पे वेरिएबल के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, अगर देखोगे तो रिंग के अंदर में तुमको बता दिया कि GMX यहाँ भी वेरिएबल के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस 3/2, और कट के हमारे पास देखोगे तो ये लास्टली मतलब स्क्वायर तो कट जाएगा, क्यूब रहेगा, और कट के आर स्क्वायर ही आ जाएगा, और डायमेंशनली ये भी सही हो जाएगा। सर्कुलर आर्स के ऊपर मैंने तुमको बता दिया कि GM बाई आर स्क्वायर साइन थीटा/2 ऐसे ही वेरिएबल होता है, वेरी कर रहा होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और साइन थीटा/2 वाला टर्म लेते हैं, ग्रेविटी देखो अगर कहीं पे ग्रेविटी जीरो बोला है, नहीं प्लेनेट की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स जीरो है, बट आपस में ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, बट ग्रेविटेशन फोर्स ही जीरो बोल दिया है, ग्रेविटेशन फ्री स्पेस बोल दिया, तो कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस यानी प्लेनेट की वजह से जीरो बोलो, ग्रेविटी यानी प्लेनेट की वजह से जो लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अपन ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी फॉर प्लेनेट एंड अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात अगर करोगे तो हमारे पास जी होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और नथिंग बट आई का ही नया नाम हमने दे दिया, एग्जैक्टली सर हमको मालूम भी है। यहाँ पे GM बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे GM को G0 बाई आर स्क्वायर बोल सकते हो। यहाँ पे मास को अपन बोलते हैं अपन वेलोसिटी इंटू वीरो बोलते हैं ना, वीरो यानी वेलोसिटी हो गया, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, वॉल्यूम इंटू रो बोलते हैं, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और यहाँ पे आर स्क्वायर से एक आर कट गया, ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और अगर मास को कांस्टेंट बोल तो ये होगा, अगर डेंसिटी को कांस्टेंट बोल तो ये होगा। और क्वेश्चन के अंदर देख लो क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, ये तुमको बता ही दिया किसको उधर भेज किया आता है। और एच हाइट के ऊपर देखोगे, और हाइट बहुत कम है, एक तो हो गया ये असली वाला फॉर्मूला कि GM बाई आर प्लस एच, भाई नीचे से ही लोगे ना, ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है, ये फोर्स पर यूनिट मास यही GH होता है, किसी भी हाइट यानी ये असली फॉर्मूला है, कहीं भी वैलिड होगा। आर यानी ये वाला हाइट भी ले लेंगे, ये जो रेडियस है, और एच उसके ऊपर वाला, यानी टोटल ये स्मॉल आर ले रहे हैं, यानी टोटल यहाँ से सेंटर से ऑफकोर्स लेते हैं। यहाँ पे GM को रिप्लेस कर सकते हैं G0 आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कोई खास बात नहीं है। और G डैश जो होता है ना, वो होता है G0 1 - 2h बाई आर, 1 - 2h बाई आर। अरे कोई खास बात है क्या, तुम खुद बताओ मेरे को, कि जी डैश जो होता है इसके अंदर -2h बाई आर होता है, यानी इसका चेंज भी जो हम लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई करके G0 हो जाएगा, तो जाएगा घट के और नीचे ही आएगा, तो -2h बाई आर होता है। और ये डेप्थ वाला असली फॉर्मूला होता है, कहीं भी वैल्यू होता है, और डी को लेते हैं ऑलवेज फ्रॉम सरफेस। डेप्थ क्या होता है, डेप्थ गहराई सरफेस से ही तो लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, सेंटर से तो कहीं नहीं बोला है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत
बड़ी गलती हो सकती है, तो ये सब सिली मिस्टेक नहीं करना। 1 माइनस डी बाई आर, और यहाँ पे चेंज भी बोलोगे तो माइनस डी बाई आर, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं है। माइनस 2h बाई आर माइनस डी बाई आर, और सेंटर पे जो होता है जाके जीरो हो जाता है। अगर डेप्थ और वहाँ पे आर आर कर लोगे तो आर आर जीरो कट के 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो आ जाता है, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। आगे अगर मैं तुम बताऊँ को वेट के जो हाल होते हैं वही जी के जो हाल होता है। अरे यार दिख रहा था ना, हाँ ठीक है। आर देखो हमारे पास आगे मैं तुम बताऊँ जो वेट के हाल होते हैं वही जी के हाल होते हैं। और बी अनस्टॉपेबल, बी लिमिटलेस, कुछ भी पूछे वही तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है निकालने का, उससे ही निकालो। टाइम लग रहा है, क्विकली सोचो, प्रैक्टिस को स्पीड अप करो। वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ जो होता है हमारे पास, तुम मालूम यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है तो यहाँ पे जी कम, यहाँ पे जी ज़्यादा होगा। तो रेडियस जो होता है इक्वेटर का पोल कंपैरिजन में 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है, तो हमारे पास जी इक्वेटर पे कम हो जाता है क्योंकि रेडियस ज़्यादा है और पोल पे ज़्यादा होता है। और परसेंटेज चेंज शिफ्टिंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल जो होता है वो इतना होता है। वेरिएशन ड्यू टू पाथ ऑफ अर्थ, सॉरी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से कितना वेरिएशन आता है, तो तुमको जी नॉट में से घटाते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर ये डायमेंशनली भी सही है, और कोर स्क्वायर का थीटा तो वही होता है, और एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल होता है, ओमेगा स्क्वायर आर जो होता है एक्सेलेरेशन होता है। ये सब चीज़ें मैंने तुमको बता ही दी थी। और ये निकालते कैसे हैं, तो इसको थोड़ा सा देखो कि आराम समझ में आता है कि यहाँ पे नेट फोर्स जो लगेगा ना वो होगा हमारे पास एफ ही माइनस जो इक्वेटर पे लग रहा होगा, और माइनस रोटेशन की वजह से उसमें से मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम करोगे। यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन लग रहा होगा ये सेंट्रीफ्यूगल तो कम ही करोगे ऑफकोर्स। एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, मास को हटा के हमने यहाँ पे ला दिया, और एम जी नॉट यहाँ पे, और ये हमारे पास आर कॉस थीटा था, और इसको हमने यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस थीटा कैसे, आर स्क्वायर कॉस थीटा नहीं सॉरी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कैसे, यहाँ पे सिंपल तो कॉस थीटा आता कैसे सर, कॉस थीटा आता एम ओमेगा स्क्वायर आर था यहाँ पे। देखो एक सेकंड में तुमको बताता हूँ, यहाँ पे अगर मूव कर रहा है तो इधर लगेगा, अगर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका कॉस थीटा कंपोनेंट उधर ले लेते हैं, और आर कॉस थीटा जो होता है हमारे पास वो आर के बराबर होता है, स्मॉल आर के बराबर होता है। यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो देखोगे हमारे पास कैपिटल आर ये हो गया, तो इसका ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो कॉस थीटा यानी स्मॉल आर जो होगा वो आर कॉस थीटा जो है स्मॉल, ये तो क्लियर है ना, ठीक है। और यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर जो आ रहा है वो देखोगे तुम, हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर आर जो आ रहा है उस आर को आप देखोगे तो आर भी कॉस थीटा बोल सकते हो, बट इसका कॉस कंपोनेंट लेना है तो हमें आर का हमने कॉस कंपोनेंट लिया यहाँ पे, समझ में आ रहा है तुमको। तो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कॉस थीटा मेरे को बोलना था वहाँ पे, और कैपिटल, यार मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा हम बोल देते हैं, स्मॉल आर को हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे स्मॉल आर को ही कन्वर्ट किया, यहाँ पे स्मॉल आर टर्म में ही हमने लिखा हुआ है। ठीक है समझ में आ गया। देखो यहाँ पे स्मॉल आर ही आएगा, कैपिटल आर तो आएगा नहीं, यहाँ पे तुमने गलती की है, चूंकि सेंट्रीफ्यूगल कितना लगेगा यहाँ पे स्मॉल आर ही लगेगा यार, यहाँ पे कैपिटल आर तुमने लिख के गलती की है। अब समझ में आ गया तुमको, ये स्मॉल आर ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ये लग रहा है इसका कॉस थीटा कंपोनेंट वो होगा, और ये ग्रेविटी को अपोज कर रहा है तो ये आएगा, और स्मॉल आर को कैपिटल आर से हमने रिप्लेस कर दिया सिंपल तरीके से। तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर होता है यहाँ पे, अब तो तुमको याद भी रहेगा। इक्वेटर पे अगर देखोगे हमारे पास तो वहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ओमेगा स्क्वायर आर पूरा का पूरा कट रहा होगा, और पोल पे जाके जी नॉट ही हो जाएगा। कोई खास बात है क्या। हमारे पास मैंने तुमको बता दिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो निगेटिव ऑर्डर में कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव के टर्म में देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत स्लोली वो काम करना पड़ेगा। चेंज काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इतना स्लो हो रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस चेंज जो होता है। और ये तुमको कितनी बार यूज करने को मिलता है भाई, ये जो होता है रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो पोटेंशियल पर यूनिट मास होता है उसको अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, और पोटेंशियल पर यूनिट मास और फोर्स जो होता है माइनस डी यू बाई डी आर होता है, मैंने बता ही दिया था, डिवाइड कर दिया दोनों तरफ के मास तो आई हो जाएगा इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट मास हमारा डी यू बाई डी आर हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में होता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं अपन इसको, ऐसे करके निकाल सकते हो। डेल्टा भी को भी निकाल सकते हो, ये वहाँ पे जाके इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर भी ये वाली चीज़ को देखते हो तुम। और ये जो होता है हमारे पास पोटेंशियल ये स्केलर होता है, ये वाला वेक्टर है पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर होता है, ये स्केलर, और इसका ऐसे करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हमारे पास आई जो निकालते हैं। तो ये वाली चीज़ तुमको मालूम है, यहाँ पे जो होता है स्केलर होता है ये वाला, और ये जो होता है इसका यूनिट जो होता है जूल पर केजी होता है, जूल पर केजी, और डिपेंड करता है रेफरेंस के ऊपर, डिपेंड ऑन रेफरेंस, ये रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चेंज नहीं है, चेंज जो होता है वो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। पॉइंट मास के ऊपर बात करोगे तो हमारे पास माइनस जी एम बाई आर होता है पॉइंट मास के लिए, और यहाँ पे देखोगे तो इसकी वजह से माइनस जी एम बाई आर स्केलर था, सिंपल ऐड कर देंगे। हॉलो के लिए देखोगे तो अंदर इक्वी पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पे देखोगे इनसाइड के अंदर तो हमारे पास इनसाइड नहीं, अच्छा इनसाइड भी वही रहेगा जो सरफेस पे रहेगा, और बाहर तो मैंने तुमको बता ही दिया, तो अंदर कांस्टेंट रहा, बाहर जाके क्या हो गया हो तो तुमको मैंने बता ही दिया। और सॉलिड के अंदर बस एक तुमको ध्यान देना होता है कि आउटसाइड जो होगा तो वही रहेगा माइनस जी एम बाई आर, यहाँ पे माइनस जी एम बाई आर ही था,
सरफेस पे जो होगा वो माइनस जी एम बाई कैपिटल आर ही होगा, बट यहाँ पे अंदर जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस जी एम बाई 3r² माइनस r² बाई 2r³ 3/2 टाइम्स हो जाता है सेंटर पे सरफेस का, नहीं सेंटर पे ज़्यादा होता है, अगर सॉलिड पूरा का पूरा भरा हुआ है तो सेंटर पे ज़्यादा होता है और 3/2 टाइम ज़्यादा हो जाता है देन सरफेस, ठीक है ना, माइनस जी एम बाई आर। और इसको कैसे मान लेते हैं अपन, अब आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, यानी स्मॉल आर जो ले रहे हैं उसको अगर कैपिटल आर के बराबर कर दिया तो r² में से r² 2r² कट जाएगा, 2 करके जी एम बाई आर, यानी ये डायमेंशनली भी सही आ रहा है, डायमेंशनली नहीं मतलब उस तरीके से भी सही आ रहा है कि अगर हमें सरफेस पे देखना है सिर्फ और सिर्फ, तो आर को अगर कैपिटल आर के बराबर कर देंगे तो सरफेस पे निकल जाएगा, और स्मॉल आर को अगर हमने जीरो किया तो यहाँ पे 3 इसीलिए आता है ताकि अगर हमने इसको जीरो किया तो हमारे पास 3/2 बचे आर, और नीचे एक आर बचे 3/2 बच जाएगा हमारे पास। तो यानी हम डायरेक्टली देखें कि अगर हमने जीरो किया 3/2 टाइम्स सरफेस क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और कहीं पे भी आर्बिट्री पॉइंट कोई भी सेंटर से लेके बीच में निकालना चाहते हो सरफेस के बीच में, तो वो वाला ये फॉर्मूला लगाओ। और रिंग के केस में इन सब केस में बहुत ही ये नॉर्मल बिहेव करता है, यानी सिंपल मास को पूरा यहाँ पे कंसीडर कर लो और ये लेंथ ले लो, और यहाँ पे पूरा मास को मान लो और यहाँ पे ये लेंथ ले लो, आर जो होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे निकालते हो, आर जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √x² प्लस r² होगा, और यहाँ पे बी एक्स जो होगा हमारे पास पोटेंशियल जो होगा एक्स के पोटेंशियल जो होगा एक्स पे निकालेंगे तो माइनस जी एम बाई माइनस तुमको दिख भी रहा है यार कितना सिंपल सी चीज़ है, जी एम भाई यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे, सेंटर पे अगर देखोगे तो हमारा माइनस जी एम बाई आर, ये वाला आर ले लेंगे, और यहाँ पे मास जो है यहाँ पे और आर है, यहाँ पे माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा, माइनस जी एम। और देखो हम निगेटिव थॉट्स की वजह से एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुमको, बी मेंटल टफनेस स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। और लेजिड कोई कितना कर रहा है भाई तू अपना डिसाइड कर ले लिमिट, और एक्सट्रीम पे जाकर करते जाओ बस, दैट्स इट। और बस एक्सट्रीम पे जाके चक्कर में सब कुछ नहीं छोड़ना है, चीज़ों को मेंटेन करना और चिल माइंड से चलता जाना है, चिल माइंड से चलते जाओ। ऐसे लोगों का मैंने देखा है सिलेक्शन होते हुए आराम से हो जाता है, चिल माइंड से करते चलो। आरती दे देखो लास्ट टाइम पे तो हमने मूवी वगैरह भी देखा था, आराम से हो गया था। तो यही इतना नहीं चाहिए होता है, चिल माइंड से आराम से हो जाएगा, बस चीज़ें तुमको आती हैं दैट्स इट। क्वेश्चन वगैरह लगाया, अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बाकी आराम से हो जाएगा, कुछ खास करना की जरूरत ही नहीं है। एनीवेज हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास यहाँ पे है और माइनस जी एम बाई आर यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे भी यही इनफेक्ट माइनस जी एम बाई आर ही ले लोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये रिंग के केस में बताया मैंने सेंटर पे ज़्यादा था, और ऐसे ऐसे आता है ग्राफ अगर बनाओगे तो, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं अगर हमारे पास, तो कहीं पे भी अगर तुमको पोटेंशियल मालूम है तो मास से मल्टीप्लाई करके तुम पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। और एक चीज़ तुमको बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी होता है पेयर के लिए ही डिफाइंड होता है, ठीक है ना, और वो इंडिविजुअल मास के लिए डिफाइंड ही नहीं होता, और जितने पेयर होते हैं सबको कंसिडर में लेना होता है, और कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर बनते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो जहाँ पे भी वहाँ पे मल्टीप्लाई करके मास से निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिफाइंड होता है सिर्फ और सिर्फ। अच्छा पोटेंशियल जो होता है वो मास के लिए, रिंग के लिए कितना इसका पोटेंशियल है कहीं भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, बट ये जो होता है पेयर के लिए ही डिफाइंड होता है। और ये जो होता है स्टेबल या स्टेबल सिस्टम को दिखाता है। इनफेक्ट जो होगा रेडियस बड़ा करने पर ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ये तुमको मालूम होना चाहिए, टोटल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर रेडियस बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, टोटल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ठीक है। और डिफाइंड होता है पेयर के लिए, मैंने तुमको बताया नंबर ऑफ पेयर कितने बनते हैं, n × n-1/2 होता है हमारे पास। कोई भी नेचुरल प्रोसेस के अंदर देखोगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही करता है, कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो गया ना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डिक्रीज ही करता है। और इसके अंदर टोटल कितने पेयर बन रहे हैं तो माइनस जी एम बाई ए। अच्छा पोटेंशियल और इन दोनों के अंदर बस नीचे ए ही आता है माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस जी m1 m2 × r होता है। और यहाँ पे देखोगे हमारे पास माइनस जी m² हो गया, 2 मास थे ए, और 3 टाइम्स होगा तो 3 ले लेंगे, और यहाँ तो ये तो हमारे पास स्केलर ही था, ऑब्वियस सी बात है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा फॉर टेकिंग मास फ्रॉम हाइट h देखो या तो चेंज कितना होगा डायरेक्टली निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, सिंपल सी बात है यार। चेंज कितना होगा फाइनल माइनस जी एम एम आर प्लस एच पे चला गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जी एम एम नॉट बाई आर पे था, और इसका जो होता है एम जी नॉट एच 1 + h / r होता है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखोगे, एम जी एच 1 + h / r होता है। डायमेंशनली भी देखोगे सही आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये ग्रीन से है, जो ग्रीन से आराम से दोबारा फिर से रिवीजन करो, मजा आ जाएगा। विथ विच वेलोसिटी विल कोलाइड, अगर मान लेते हैं ये ग्रेविटेशन, यहाँ पे सेंटर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लो, यहाँ पे ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन है, तो काइनेटिक इनिशियल जो है 0 है, और पोटेंशियल इनिशियल जो था यहाँ पे लिख देंगे माइनस जी एम एम बाई 3 यार, टोटल जो डिस्टेंस था सेंटर से सिलेंडर के बीच में डिस्टेंस ले रहे हैं, ध्यान देना तुम ये वाली चीज़ को। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा हमारे पास वो हम देख ले रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो होगा वो जाके चिपक जाएगा, तो आर ही उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बचेगा ना। और चूंकि इसका तो बहुत छोटा था, छोटा मास था, तो इसका कोई स्पेसिफिक आर बोला नहीं है, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। इसका कितना वेलोसिटी होगा हम देख सकते हैं आराम से। एस्केप वेलोसिटी जो होता है ना, कितना वेलोसिटी दे वो डिपेंड नहीं करता है मास
को प्रोजेक्ट किया है और किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। तुमको मालूम है ये वाली चीज़ अच्छे तरीके से निकालने का तरीका वही होता है, हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही निकालते हैं। फाइनली जाके मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जा रही है। इसका एक ये भी होता है √2 G0R होता है एक फार्मूला, ये इसकी वैल्यू जो होती है इसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर आती है। और तुमको कड़क याद होना चाहिए 63 किलोमीटर जो होता है हमारे पास ये किलोमीटर पर सेकंड थे, ये ध्यान देना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। और ये तुमको ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6300 किलोमीटर होता है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होता है हमारे पास मैक्सिमम होता है 8 इंफिनिटी, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है हमारे पास 63 किलोमीटर होता है, 64 किलोमीटर, 63 किलोमीटर, और इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, पर सेकंड होती है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन। इसके वेलोसिटी के बारे में बात की हमने। इसके वेलोसिटी जो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल को करके अपन निकाल सकते हैं। इसके वेलोसिटी जो होती है √2 टाइम्स आती है इसके, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी के √, GM/r होता है ये वाला GM/r, और ये जो होता है स्मॉल r लेते हैं, यानी यहाँ से मतलब सेंटर से ही लेते हैं ये वाला डिस्टेंस। तो और इसको तुम मास को अगर कन्वर्ट करोगे तो 4/3, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 8/3 हो जाएगा। डायरेक्टली निकालो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखोगे क्यों, ताकि गलती ना हो, ऑफकोर्स याद मत करो, निकाल लो इसको। मास अगर सेम है, अगर मास सेम है, अगर 2 प्लेनेट है, ठीक है, मास सेम है तो क्या होगा, तो हमारे पास इनवर्सली √r के प्रोपोर्शनल है। और इसके वेलोसिटी जो है अगर डेंसिटी सेम हो गया तो डायरेक्टली r के प्रोपोर्शनल होता है और √ρ रह जाएगा। और मान लेते हैं डेंसिटी सेम नहीं हुआ, तो ऐसे रेशियो वगैरह पूछे तो आराम से खेल सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ने निकाला कि अगर इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर गिवन वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो कितनी जाके होगी, तो होती है हमारे गिवन की स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एस्केप का स्क्वायर, और ये डायमेंशनली भी सही है, बिल्कुल सही बात है। और अगर पूछे कि कितने हाइट तक जाएगी, अगर एस्केप से कम दिया गिवन वेलोसिटी, गिवन को कम दे रहे हो, एस्केप से कम दे रहे हो गिवन वेलोसिटी, तो कितने हाइट तक जाएगी, तो हाइट ऊपर हो जाएगा। और डायमेंशनली सही करने के लिए बड़ा भाई छोटा -1 करेंगे ऑफकोर्स, ताकि नीचे जो है वो ऐसा ना हो कि निगेटिव वैल्यू है, बड़ा भाई छोटा करेंगे ताकि एक से बड़ी वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, -1 कर लेते हैं। ये तुम बता ही दिया कि मास और मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड और एंगल पे प्रोजेक्टेड पे डिपेंड नहीं करता है इसके वेलोसिटी। आगे केपलर्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ये जो होता है हमारे पास, ये सारे प्लेनेट के लिए लग जाता है। एंड लॉ ऑफ ऑर्बिट जो होता है नॉट फॉर सेटेलाइट, ये सेटेलाइट वगैरह के लिए नहीं है, हाँ ऑल्दो लगा लेते हैं अपन, बट अच्छा ये जो होते हैं सारे, आई एम वेरी सॉरी, ये सारे प्लेनेट के लिए होते हैं बट लग जाते हैं फॉर सेटेलाइट। सारे प्लेनेट के लिए होते हैं ये सब के सब, बट लग जाते हैं फॉर सेटेलाइट ऑल्सो, लग जाते हैं फॉर सेटेलाइट ऑल्सो, ठीक है ना। सेटेलाइट के लिए भी ये लग जाते हैं, अगर देखोगे तो आराम से लगा लेते हैं, पर सेटेलाइट के लिए भी ये लग जाते हैं, पर होते हैं ये प्लेनेट के लिए, होते हैं ये प्लेनेट के लिए, होते हैं ये प्लेनेट के लिए। आगे हम बात करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है। देखो कोई सारे के सारे प्लेनेट जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट वन ऑफ द फोकाई, ऑब्वियस सी बात है। और ये वाला जो होता है R1/R2, इसको बोलते हैं पास वाले को पेरीहिलियन, दूर वाले को एप्रीहिलियन। ये वाली चीज़ों को एक बार को देख सकते हो, कुछ खास नहीं होता है, एवरेज ये निकालते हैं। और इस चिपटापन को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0 होता है, चिपटापन उसका 0 होता है। ये को अपन बोलते हैं मीन रेडियस, है ना। और ये वाली चीज़ को एक बार खुद से पढ़ लोगे, कोई बहुत खास बात नहीं है, ठीक है ना, खुद से ही पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो दूसरा जो होता है लॉ ऑफ एरिया ने DA/dt जो होता है कांस्टेंट होता है, और ये इक्वल होता है L/2m के, इक्वल होता है L/2m के, इक्वल होता है L/2m के। और एक चीज़ बताऊं तुमको, मैं यहाँ से यहाँ जाता है, यानी पास जाने पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, रेडियस कम हो गया, क्योंकि देखोगे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो MVR होता है। और MVR के अंदर अगर तुम देखोगे हमारे पास MVR था, अगर देखेंगे हमारे पास R को कम करेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, नहीं पास में वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ वेलोसिटी मिनिमम होती है। और इसको ज़्यादा एरिया कवर करने से लिए यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे ग्रेविटी जो है पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो स्पीड बढ़ रही है। और यहाँ से यहाँ अगर देखोगे हमारे पास, एक सेकेंड रुक जाओ, और यहाँ से यहाँ अगर देखोगे हमारे पास वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ से यहाँ अगर देखोगे हमारे पास वेलोसिटी कम हो रही है, तो स्पीड कम हो रहा है, वेलोसिटी सॉरी वही स्पीड कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, यानी ग्रेविटी निगेटिव वर्क कर रही है। यानी ये तुमको ध्यान ही होना चाहिए कि DA/dt जो होता है हमारे पास क्या होता है, तो DA/dt जो होता है L/2m होता है, L/2m होता है, और L/2m होता है, L/2m होता है, L/2m यानी कांस्टेंट है। और टॉर्क प्लेनेट, किसी भी टॉर्क का मतलब किसी भी प्लेनेट का टॉर्क देखोगे अबाउट सन जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो जो होगा वो मतलब उससे ही पास कर रहा है ना, अरे उसके पास कर रहा है सेंटर से ही, तो इसलिए अरे तुम सोचो, इनफैक्ट देखते हो अगर एक बॉडी है इतने मास का और बीच में एक होल करके टेंशन को नीचे खींच रहे हैं, तो उसके अबाउट जो होगा
उसका टॉर्क जो है उसके सेंटर पास से सेंटर मास बोल रहा हूँ, उसका जो होगा टॉर्क उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो वो कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए टॉर्क जीरो हो रहा है। मतलब मैं तुमको क्या बोला तुम समझे कि अगर एक थाली के ऊपर एक मास को रख के रसरी से बांध के थाली के बीच में छेद करके खींचेंगे अगर रस्सी को, तो एंगुलर मोमेंटम अभी भी कंजर्व बोलेंगे, क्योंकि इसका रस्सी जो है वो टॉर्क क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, क्योंकि ये जो है पास कर रहा है थ्रू सन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। वर्क डन भाई टोटल ग्रेविटी के द्वारा टोटल वर्क डन देखोगे तो अभी भी जीरो ही होगा, एक लूप के अंदर वही स्पीड अगेन रीगेन हो गई। यहाँ पे MBR कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है, R1 V1 इक्वल टू R2 V2, स्पीड वेरिएबल है, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, बट वर्क डन, अच्छा वर्क डन जो होता है नॉट जीरो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, बट टोटल देखोगे तो वर्क डन जीरो आएगा। वर्क डन टोटल जो होगा ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे तो लिख भी दिया है जीरो ही होता है। केप्लर का थर्ड लॉ T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ होता है, T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ होता है। देखो नींद पूरा लेके जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, नींद पूरा लेके जाओगे और बिना नींद दिए भी पेपर देगा ट्राई करोगे। नींद का एक स्लीप फिक्स कर लोगे, यानी सोना इसी टाइम पे, उठना इसी टाइम पे, यानी फिक्स। पढ़ाई को इंपॉर्टेंस ज़्यादा, नींद को इंपॉर्टेंस दोगे, और हर दिन उसी टाइम पे सो रहे हैं, उसी टाइम पे उठ रहे हैं, एंड फिजिकली खुद को एक्टिव रखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम नींद को तो अटेंशन दोगे ही दोगे, दैट्स वेरी ग्रेट। एंड क्या बोलूँ मैं कि तुम बिना नींद के भी पेपर को प्रैक्टिस कर लोगे, और रोना नहीं है, और एग्जाम के पहले सारे के सारी चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है रिवीजन करने के लिए, बस जो हाईलाइटेड है बस वही, बाकी सारी चीज़ें तुमको ऐसे भी याद है, ये सब याद है तुमको। T स्क्वायर डायरेक्टली टू AQ, और ये जो होता है हमारे पास 4 पाई स्क्वायर GM AQ आता है, 4 पाई स्क्वायर बाई GM AQ होता है। क्या होता है हमारे पास, अगर देखेंगे हमारे पास, तो सबसे पहले मैं तुमको ये बोली कि T स्क्वायर डायरेक्टली टू AQ होता है, एंड T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर GM AQ होता है। कोई खास बात है क्या? कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है। ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड, और ये हो गया हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस कैसे निकालते हैं, R1 R2 2 कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे हमारे पास T स्क्वायर जो होगा, तो इसका भी स्क्वायर का, इसका क्यूब होता है आपको, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब डायरेक्टली क्वेश्चन लग रहा है, तो ये तो कट ही जा रहा है, वैसे भी रेशियो लेंगे तो, है ना। सेटेलाइट मोशन के अंदर मैं तुमको बता दिया सर्कुलर मोशन करता है, यानी केप्लर्स लॉ प्लेनेट के मोशन के लिए होते हैं, भले ही लग जाते हैं सेटेलाइट के लिए। सेटेलाइट जो होते हैं वो हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं तो उनका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो √100 GM/r होता है, और 2 GM/r यानी √2 टाइम्स होता है हमारे पास इसका। यार ये सब चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है सच बताऊँ तो, पर चलो फिर भी रिवीजन तो करना ही है।